तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, इस चैप्टर को क्यों पढ़ें इसके बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ें और इसको कैसे पढ़ें। और कैसे पढ़ें में हमने कहा था कि इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। उसमें सबसे पहला हिस्सा है चालक। चालक के बारे में हमने कहा था कि ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से प्रवाहित होता है, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। और करंट आने के पीछे यहाँ पे 2 कारण थे, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक आयन। अगर किसी चालक में करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है तो ऐसे चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक का नाम दिया था, और ऐसे चालक जिनमें करंट आयनों के कारण आता है, ऐसे चालक का नाम आयनिक चालक या वैद्युत अपघटन चालक दिया। हमने एक बात कही कि चालक के अंदर करंट आने के लिए कारण केवल यही जिम्मेदार नहीं है, विभवांतर की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी मेटल के अंदर होते हैं। इसका मतलब हमेशा उसके अंदर करंट नहीं आएगा, केवल तभी आ सकता है जब उसके पास में विभवांतर हो। इट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, क्योंकि विभवांतर के बिना करंट पॉसिबल नहीं होता। हमने कहा था कि प्रतिरोध क्या होता है, तो हमने कहा धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास कौन कौन से थे। पदार्थ की प्रकृति, यानी कि जो हमने मेटल लिया है वो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है या क्या है। और उसके बाद हमने बात करी थी ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये सब जितने भी प्रभाव हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तभी तक पढ़ रहे हैं जब वो कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने के बाद हमने ये फॉर्मूला बनाया था प्रतिरोध का, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इस रो को हमें विशिष्ट प्रतिरोध नाम दिया है। क्या नाम दिया था दोस्तों? इसका नाम विशिष्ट प्रतिरोध दिया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से कि अब हम बात करने वाले हैं किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध जो शब्द है, इसको एनसीईआरटी ने प्रतिरोधकता का नाम दिया है। यानी कि अब हम जब शब्द यूज करेंगे वो प्रतिरोधकता यूज करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो आपके पास फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर इस फॉर्मूले में R के बारे में बात करें तो R के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रतिरोध है, लेकिन अब इस रो के बारे में जानना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यदि L बराबर 1 रखूं और एरिया इक्वल टू 1 रखूं, तो क्या हुआ इस फॉर्मूले के अंदर, तो R इक्वल टू रो आने लगेगा। अरे यस और नो, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूले में L की जगह पे 1 लें, यानी कि किसी भी तार की लंबाई को एकांक लें और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी एकांक लें, तो R और रो बराबर होते हैं, यानी कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध ही है, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या है, प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध ही। लेकिन कब ये प्रतिरोध है, जबकि तार की लंबाई 1 हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 हो, उस समय के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहा हमने, जब तार की लंबाई 1 हो और एरिया भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 हो, तो ऐसे प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये तार बहुत लंबा है। अब इस तार के इतने हिस्से का एकांक हिस्सा है मान लो ये, तो इस एकांक हिस्से का जो प्रतिरोध होगा उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। अब हम ये कहते हैं कि इस तार की लंबाई अब कितनी भी बढ़ाते जाएं, इस तार की लंबाई को अब कितने भी बढ़ाते जाएं, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि यहाँ तार की लंबाई 1 वाले को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। इसका मतलब इस पर तार की लंबाई का कोई असर नहीं पड़ता और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या प्रकृति का असर पड़ेगा? जो हम प्रकृति की बात कर रहे थे, धातु की प्रकृति का असर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वहां तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब प्रकृति का भी असर पड़ेगा। और जो दूसरा फैक्टर था ताप, क्या उसका फैक्टर असर पड़ेगा? बिल्कुल, ताप का भी असर पड़ेगा। यानी कि 2 चीजों के फैक्टर खत्म हो गए यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध पर। हमने 4 फैक्टर बताए थे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें प्रकृति, ताप, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का कोई असर नहीं पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध पर, लेकिन इन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध पर असर पड़ेगा, प्रकृति और ताप का। इस तरीके से हमने विशिष्ट प्रतिरोध को समझा।
अब इसका मात्रक वगैरह अगर देखने का प्रयास करें आप कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है इसका, तो आपके पास में फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो इसकी क्या यूनिट होने वाली, तो इसकी क्या यूनिट होगी, देखिए जरा ध्यान से। तो इस R को देखें तो इस R का मात्रक है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इस रो का मात्रक क्या होगा, देखिए जरा, L का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर मान ले तो सेंटीमीटर, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो रो इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो इस रो को ही हम क्या कह रहे हैं, ओम इंटू सेंटीमीटर, इसका क्या मात्रक हो गया, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम बात करें एक नए टर्म की, और इसका नाम है चालकत्व। क्या नाम है इसका, चालकत्व। जो अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है चालकत्व। हमने अभी तक प्रतिरोध की बात करी है, अब हम चालकत्व की बात करेंगे, और चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, कंडक्टेंस। क्या होती है कंडक्टेंस, तो जैसे हमने कहा कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अगर धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं तो चालकत्व किसे कहते हैं, तो हमने कहा धारा के बहने की क्षमता, धारा के बहने की शक्ति या क्षमता, धारा के बहने की शक्ति। तो वैद्युत धारा के बहने की शक्ति को हम चालकत्व कहते हैं। वैद्युत धारा के बहने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, चालकत्व। यानी कि शक्ति का मतलब क्या है कि उसके उसके अंदर ये डिपेंड करेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है या कम है। वही ये प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट है। क्या है ये, प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट है। प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। जैसे R को प्रतिरोध कहते हैं, और हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे अब चालकत्व को G से। इसका मतलब हम लिखेंगे G इक्वल टू 1/R, और R का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, तो R इक्वल टू क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से G का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/रो इंटू ए अपॉन एल। तो ये चालकत्व का फॉर्मूला बन गया। हमने कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हमने कहा कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने कहा चालकत्व, तो चालकत्व क्या है, करंट के बहने की शक्ति, करंट के बहने की जो शक्ति है, करंट के बहने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चालकत्व। ये जस्ट अपोजिट है प्रतिरोध का। तो हमने कहा प्रतिरोध को अगर R से दिखाएं और चालकत्व को अगर G से दिखाएं, तो G इक्वल टू 1/R हो जाएगा, और R की जगह पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब इसका मात्रक देखिए जरा, चालकत्व का मात्रक क्या होगा। जैसे हमने कहा प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो G इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 1/ओम। क्या आ जाएगा, चालकत्व का मात्रक 1/ओम। और इस 1/ओम को ओम इनवर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही हम साइमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साइमेंस। ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, साइमेंस। तो यहाँ जहां भी ओम इनवर्स लिखा होगा वहां साइमेंस लिखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या बात करी है, एक बार ध्यान से समझेंगे। हमने कहा प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। फिर हमने कहा इस रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये रो विशिष्ट प्रतिरोध है, और इस विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हमने कहा था, और ये 4 फैक्टरों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर हैं, 4। एक ताप, प्रकृति, पदार्थ की लंबाई, और उसके एम्पस परिच्छेद का क्षेत्रफल। दूसरा, हमने इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा दी कि जब तार की लंबाई एकांक हो और एरिया भी एकांक हो, तो उसके प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब ये 2 फैक्टरों से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल इन 2 फैक्टरों से प्रतिरोध पे असर पड़ेगा। हमने कहा प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, और इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये हमने अभी निकाल के दिखाया था। इसके बाद हमने बात करी चालकत्व की। चालकत्व हमने कहा था कि जैसे प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। धारा के मार्ग में रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और चालकत्व को क्या कहेंगे, इसे G से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि धारा के बहने की शक्ति या क्षमता को हम क्या कहते हैं, चालकत्व। और ये जस्ट R का उल्टा होगा। अब ये R का उल्टा होगा तो इसका जरा मात्रक देखें जरा। R का मात्रक क्या है, ओम, तो 1/ओम लिख देंगे, और इसको लिखेंगे तो ओम इनवर्स लिखेंगे। ओम इनवर्स को देखिए जरा,
OHM, ओम इनवर्स, इसको लिखेंगे तो ओम का उल्टा अगर आप लिखना चाहेंगे तो MHO, मोहो लिख सकते हैं। तो इस चालकता का मात्रक मोहो भी होता है और इस मोहो को साइमेंस भी कहते हैं, इसका मतलब एच भी लिख देंगे। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक और चालकत्व का मात्रक क्या है आपके पास है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स। इसी तरीके से इसको ओम इनवर्स को मोहो लिख सकते हैं और इस मोहो को साइमेंस भी लिख सकते हैं। तो चालकत्व के कितने मात्रक हो गए आपके पास, 3। इसी तरह से जैसे प्रतिरोध के साथ विशिष्ट प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, वैसे ही चालकत्व के साथ एक विशिष्ट चालकत्व भी जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, विशिष्ट चालकत्व। अब हम बात करें कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो देखिए जरा ध्यान से कि विशिष्ट चालकत्व के बारे में हमने कहा था जब तार की लंबाई 1 हो और एरिया एकांक हो तो उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इस प्रतिरोध की बात कर ली, अगर हम इसके वॉल्यूम को निकालना चाहें तो एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर 3 साइड होती हैं, तो 2 साइडों को एरिया के अंदर आ गई लंबाई गुणा चौड़ाई और एक लंबाई इसके अंदर आ गई, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आयतन निकल आएगा। अब हम बात करें इसको गुणा एक करें तो वॉल्यूम कितना हो जाए, एकांक। तो हमने कहा कि अगर एकांक आयतन की बात करें, किसकी बात करें, एकांक आयतन की, इस एकांक आयतन के अंदर किसी भी पदार्थ का जो भी चालकत्व होगा, किसी भी पदार्थ का जो भी चालकत्व होगा, उस चालकत्व को ही हम क्या नाम देने लग जाएंगे, विशिष्ट चालकत्व। देखिए जरा ध्यान से एक बात फिर से समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से कि हमने कहा कि प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कब कहते हैं, जब तार की लंबाई 1 हो और एरिया 1 हो। तो हमने कहा प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व है, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, चालकत्व होगा। सॉरी, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा, विशिष्ट चालकत्व। अगर हम विशिष्ट चालकत्व के बारे में बात करें कि विशिष्ट चालकत्व क्या परिभाषा होगी, क्या डिफाइन करें, तो हमने कहा अगर लेंथ 1 और एरिया 1 है, इन दोनों को हमने अगर मिक्स किया है, तो इन दोनों को अगर यहाँ पे मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आयतन कितना हो गया, एकांक आयतन। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि एकांक आयतन का जो चालकत्व होगा, उसी चालकत्व को हम क्या कह देंगे, विशिष्ट चालकत्व। क्या कहेंगे इसे, विशिष्ट चालकत्व। और इसे विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता के नाम से जान रहे हैं। तो जहां भी चालकत्व लिखा होगा तो वो कोई चालकत्व है, वो प्रतिरोध का उल्टा है, और जहां चालकता लिखी होगी तो आप समझेंगे ये विशिष्ट चालकत्व का उल्टा है। और इसे विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से प्रदर्शित करेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, रो। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला बन गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, चालकता। यानी कि हमने 2 शब्द इस्तेमाल किए, प्रतिरोधकता और चालकता। इसके बाद हम बात करें, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमने चालक के बारे में बात करी थी कि एक तो चालक में जो करंट आता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और एक चालक में करंट आता है आयनों की वजह से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले हिस्से की हमने बात कर ली थी। अब जरा पानी के बारे में बात करें, यानी कि जल की बात करें, और ये शुद्ध जल। जब भी हमने जल लिखा है इसका मतलब हम उसको शुद्ध जल समझेंगे। अब शुद्ध जल की बारे में बात करें, शुद्ध जल में देखें करंट आता है या नहीं आता है, तो हम कहें कि इसकी चालकता बहुत कम होती है। शुद्ध जल के अंदर इसकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें आयन तो होते हैं H+ और OH-, लेकिन इनकी मात्राएं बहुत कम है। कितनी होती है मात्रा, 10⁻⁻⁷ मोल। तो इतनी इसकी सांद्रता है 10⁻⁷ के आसपास। इसका मतलब इसमें आयनों की संख्या बहुत कम है, इसका मतलब इसमें करंट बहुत कम आ रहा होगा। आयनों की वजह से जल में करंट आता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है। लेकिन अगर हमने इसमें कोई भी पदार्थ डाल दिया, मान लीजिए HCl डाल दिया, तो क्या ये HCl आयनों में टूटेगा, तो जी हाँ, HCl भी आयनों में टूट जाएगा। इसका मतलब इसके आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब करंट भी बढ़ जाएगा। और ये पदार्थ जो हम इसको चालक नहीं कह रहे थे, और तो इस पदार्थ को हम क्या कहने लग जाएंगे, चालक कहने लग जाएंगे। HCl के जल में विलयन को क्या कहने लग जाएंगे, चालक, क्योंकि HCl को जल में डालने पर ये आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य का नाम भी देने लग जाते हैं। क्या नाम देने लग जाते हैं इस पदार्थ को, वैद्युत अपघट्य। ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा चालक, चालक क्या है, वो पदार्थ जिनमें करंट आसानी से आ जाता है, और करंट आने के पीछे 2 कारण थे, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन था और एक आयन था।
तो हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हमने प्रीवियस क्लासेस में कर ली है। अब हम आयंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने एग्जाम्पल लेके चले जल का, और जल के बारे में हमने बात करी कि जल में आयन तो होते हैं, H+ भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है, क्योंकि इनकी सांद्रता बहुत कम है, ये कम मात्रा में होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट आता है वो बहुत कम मात्रा में आता है, यानी कि ये अचालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम ऐसा कोई पदार्थ डाल रहे हैं कि जो इसमें आयनों की संख्या को बढ़ा दे, तो आयनों की संख्या में बढ़ने के कारण इसकी चालकता क्या हो जाती है, इसमें जो करंट है वो बढ़ जाता है और इसकी चालकता भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो जल था अब वो चालक की भांति व्यवहार करने लग गया है। अगर ये चालक की भांति व्यवहार करने लग गया है तो ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से वो चालक की भांति व्यवहार किया, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य की परिभाषा हमने किस तरह से डिफाइन की थी, हमने कहा था कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालें तो अगर आयनों में टूट जाएं तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने पर आयनों में टूट जाएं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। एक बार ध्यान से देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो हमने कहा क्या पढ़ा है हमने, देखें हमने कहा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो हमने कहा तार की लंबाई एकांक हो, एरिया भी एकांक हो, तो प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने इसका मात्रक निकाला, तो इसका मात्रक आया ओम इंटू सेंटीमीटर। इसके बाद हमने बात करी कि विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व क्या होता है, तो हमने कहा प्रतिरोध क्या होता है, धारा की मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, और इसका जस्ट उल्टा धारा की बहने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और चालकत्व के बारे में बात करें तो प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं और चालकत्व को G से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा G=1/R, और R का फॉर्मूला कि हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम था, ऐसे ही इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा चालकत्व का मात्रक, तो ओम इनवर्स या इसे साइमेंस भी कहते हैं। इसके बाद जैसे हमने कहा था विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैसे ही विशिष्ट चालकत्व भी होना चाहिए। ऐसे ही क्या होना चाहिए, विशिष्ट चालकत्व। यानी कि हम कह रहे हैं कि विशिष्ट चालकत्व का अगर मात्रक देखने का प्रयास करें तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर था, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस ओम इनवर्स को साइमेंस कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने कहा है कि विशिष्ट चालकत्व का मात्रक या चालकता का मात्रक हो गया साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से हमने विशिष्ट चालकत्व के बारे में बात करी। फिर हमने कहा कि हमने चालक के बारे में कहा था कि चालक दो प्रकार से होते हैं, एक तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट आई, एक दूसरा इनमें आयनों की वजह से करंट आई। तो जिन भी चालकों में आयनों की वजह से करंट आता है उन्हें आयनिक चालक कहते हैं। तो किस प्रकार होते हैं, तो हमने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का। तो जल को अगर आप देखें तो जल में जो करंट आता है वो बहुत कम आता है, क्योंकि उसमें आयन तो होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई पदार्थ डालें और उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाए तो उसमें आयनों की संख्या बढ़ने की वजह से उसकी चालकता बढ़ जाती है, इसका मतलब उसमें करंट ज्यादा मात्रा में आने लगता है। और ऐसे पदार्थ जिनमें करंट ज्यादा मात्रा में आने लगता है उन्हें हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब इन्हीं चालकों को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक। इन्हीं चालकों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक। इसका मतलब हमने कहा था कि इसके दो नाम हैं। हमने कहा था कि जिन चालकों में करंट किसकी वजह से आता है, आयनों के कारण आता है। जिन चालकों में करंट किसकी वजह से आता है, आयनों के कारण आता है, ऐसे चालकों को हम आयनिक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे चालकों को हम आयनिक चालक कहते हैं। और आयनिक चालक के साथ साथ इसका एक दूसरा नाम था वैद्युत अपघटनी चालक। क्या नाम दिया था हमने इसका, एक वैद्युत अपघटनी चालक। अब बात कर रहे हैं कि इसको वैद्युत अपघटनी चालक क्यों कह रहे थे, तो हमने बताया कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत अपघट्य डालने पर करंट आने लगता है, ऐसे पदार्थों को हमने क्या कह दिया, वैद्युत अपघटनी चालक। और वैद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वैद्युत अपघट्य अगर इसको कहते हैं हम, तो वैद्युत अपघट्य वाले चालकों को ही वैद्युत अपघटनी चालक नाम दिया है। तो आयनों की वजह से अगर करंट आता है तो ऐसे चालक को या तो आयनिक चालक या वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लेगा कि HCl को पानी में डालें, HCl एक्वस, ऐसे ही हम डालें NaCl एक्वस, ऐसे ही हम डालें KCl एक्वस। तो ये सभी क्या हैं, वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक हैं, क्योंकि इनमें करंट किसकी वजह से आ रहा है, आयनों की वजह से आ रहा है। अब इनकी विशिष्ट चालकत्व की बात करें
तो इनका विशिष्ट चालकत्व किन किन बात पर निर्भर करेगा? देखिए जरा, इनका विशिष्ट चालकत्व किन किन पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर इनकी जो चालकता है, इनमें करंट ज्यादा आएगा या कम आएगा, वो किस किस पे निर्भर करेगा। इससे पहले हमने बात करी थी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक 4 थे। जब करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आता है तो वो कारण अलग थे, लेकिन जब करंट आयनों की वजह से आएगा तो यहाँ कारण अलग होंगे। तो अब जरा देखिए कि इसमें कौन किस किस पे निर्भर करेगा। तो हमने कहा कि ये किस पर डिपेंड करता है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। दूसरा, ये वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पे भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पे। हमने कम मिलाया है या ज्यादा मिलाया है, ये विलायक के ऊपर भी तो निर्भर करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? विलायक के ऊपर। क्यों? क्योंकि किस विलायक में डाला है, पानी में डालेंगे तो अलग टूटेंगे, बेंजीन में डालेंगे तो अलग टूटेंगे, D2O में डालेंगे तो अलग तरीके से टूटेंगे। तो ये विलायक की प्रकृति पर भी इसका असर होता है। और ताप की बात करें तो यहाँ ताप का भी असर होगा, लेकिन ये ताप का प्रभाव उल्टा होता है। वहां हमने कहा था कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका मतलब चालकत्व घट जाता होगा, यानी करंट कम आने लगता है। लेकिन यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, यानी चालकत्व बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा आयनों की गति बढ़ने से होता है, आयनों की गति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी ज्यादा तेज गति करने लगेंगे। अभी आयन धीरे धीरे गति कर रहे थे, जैसे ही हमने इसको ताप बढ़ाया तो ज्यादा तेजी से गति करने लग जाएंगे। इसका मतलब जस्ट उल्टा होने लगेगा, चालकत्व बढ़ने लगेगा, प्रतिरोध घटने लगेगा। तो ये फर्क है धात्विक चालक में और वैद्युत अपघटन चालक में, कि यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और यहाँ पे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जो लोग कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के बाद ये भी जानना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के चालकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्धचालकों में अलग तरह की कहानी होती है। ऐसे जैसे ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, जैसे धातुओं की चालकता घट जाती है, वैसे ही अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, जैसे इस वैद्युत अपघटनी चालक के बारे में बात हो रही। तो हमें पहले ताप का प्रभाव अगर बताना है तो पहले ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार के प्रभाव की बात कर रहे हैं, किस पर प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो हमने समझाया कि चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या होते हैं, ये हमने समझाया कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर करंट आने लग जाता है या आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर आयनों में टूट जाएं, जिनकी वजह से करंट आने लगे, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। और जब भी हम वैद्युत अपघट्य की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। कौन कौन से? एक प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो देखिए जरा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा उसको समझते हैं। हमने पढ़ा प्रतिरोध, हमने कहा धारा के मार्ग और रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। फिर हमने कहा विशिष्ट प्रतिरोध, अगर तार की लंबाई 1 हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 हो, तार की लंबाई 1 हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 हो, तो इस प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहने लग जाएंगे। इस प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, इसको रो से दिखाते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये समझा हमने प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। फिर हमने समझा चालकत्व क्या होता है। चालकत्व के बारे में हमने कहा कि धारा के बहने की शक्ति या क्षमता को चालकत्व कहते हैं। ये जस्ट इसका उल्टा होता है G। तो G इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R। तो इसके लिए अगर इनके मात्रक की बात करें तो इनके अगर मात्रक की बात करते हैं तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर। इसके बारे में बात करें चालकत्व का मात्रक, तो चालकत्व का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। इसी को मोहो कहते हैं और इसी को साइमेंस भी कहते हैं। इसके बाद हमने कहा विशिष्ट चालकत्व। तो जैसे हमने कहा था कि तार की लंबाई 1 आंक हो
और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी एकांक हो तो चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहने लग जाएंगे। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कप्पा से। और ये रो का उल्टा होगा। अब रो का उल्टा होगा ये, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को ही साइमेंस कहते हैं, तो साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। हमने इसके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी चालक के बारे में कि चालक में करंट दो तरह से आता है, एक तो आयनों की वजह से और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले चालक की बात हम पहले कर चुके हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? आयनों की वजह से। तो हमने कहा शुद्ध जल में चालकता होती तो है, लेकिन ये चालकता बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ करंट कम आता है। और उस करंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ पदार्थ डाल देते हैं और उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है, तो पदार्थ भी चालक की बात व्यवहार करने लग जाते हैं। और ऐसे पदार्थ को हम आयनिक चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनको डालने पर ये करंट आने लगा है, उन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं और उस विलयन को वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। और इस चालक का नाम वैद्युत अपघटनी चालक हो जाता है। यानी कि वैद्युत अपघट्य के बारे में हमने बात करी। क्या होते हैं वैद्युत अपघट्य? ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वो आयनों में टूटने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और हमने कहा कि वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्रबल और एक दुर्बल। इनके बारे में अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज के लिए तक आती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।